देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, निगरान वजीर दाखिला कहते हैं कि आर्मी चीफ ने कहा है जो स्मगलिंग में मुलव्विस होगा उसका कोर्ट मार्शल होगा। आज बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है जो कि निगरान वजीर दाखिला की तरफ से है। बड़ा कुछ आइन स्टेटमेंट भी है, इसलिए क्योंकि कई रोज से जो इस वक्त डॉलर के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है, जो और दीगर चीजों के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है, उसके नतीजे में बड़े मजबूत असरात आ रहे हैं सामने और नताइज भी सामने हैं, जिसके नतीजे में अगर आज ही की बात की जाए तो आज भी हमने देखा है कि रुपया मजबूत हुआ है और मुस्तहकम हुआ है और डॉलर एक मरतबा फिर जो है वो सस्ता हुआ है। दूसरी जानिब एक और बड़ी अहम खबर और वो ये भी है कि कराची में जो है 50 मिलियन डॉलर घरों में छुपाए जाने का इंकशाफ भी हुआ है, जिसमें ओल्ड सिटी एरिया सरे फहरिस्त है। यानी कि वो तमाम मामला हैं कि करप्शन के जिसके ऊपर स्टिल बात हो रही है और स्टिल जिसके ऊपर स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और ये भी बताया जाता है कि इस सिलसिले में मुरतब फहरिस्तों में शामिल अफराद के घरों पर टारगेटेड कार्रवाइयां शुरू की जा चुकी हैं और मजीद भी होंगी। और कराची सरे फहरिस्त इस मामले में है कि जी यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो डॉलरों को छुपाया गया है घरों के अंदर। तो पिछले दिनों एक खबर थी इस हवाले से कि जी डिजिटल करेंसी भी हुकूमत मुतारिफ कराएगी और होनी भी चाहिए। जितनी ज़्यादा अगर डिजिटल करेंसी पे हम जाएंगे तो ये जो हवाला हुंडी का मामला होता है या फिर ये जो करप्शन का मामला है या फिर किक बैक्स का मामला है प्रोजेक्ट्स के अंदर, वो सारी चीज़ें स्लोली एंड ग्रेजुअली कमी की तरफ जा सकती हैं। दूसरी जानिब जी मरियम नवाज साहबा कहती हैं नवाज शरीफ के साथ मुल्क की तरक्की की खुशहाली भी वापस आ रही है, लेकिन सवाल अब ये है कि नवाज शरीफ साहब ने आज टिकट भी कटवा लिया है वतन वापस आने का, लेकिन क्या जो उनका बयानिया था खासतौर पे जनरल फैज और जनरल बाजवा के हवाले से कि उनके हवाले से कि जी उनका जो है वो अकाउंटेबिलिटी उनकी करनी है और उनका एहतसाब होगा, क्या वही बयानियां लेकर आ रहे हैं? आज शायद काकाना बासी साहब भी मिले हैं नवाज शरीफ से बाहर जाके और कायद से अपने जी बड़ी जो है वो ऊपर नीचे जितनी बातें और शिकायत और जितने सारे मामला थे वो भी किए हैं। तो क्या उसके बाद अब मामला संभलेंगे? वापस एंट्री हो गई है और हो गई है तो कितनी लॉन्ग लास्टिंग होगी? नई पार्टी की जो खबरें थी उनमें कितनी जान है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब जी जहाँ ये मामला है जहाँ पे हुकूमत कोशिश कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट कोशिश कर रही है कि मुल्क के अंदर ये चीज़ें कंट्रोल में करे, वहीं पर जी फिर अवाम के लिए एक बुरी खबर है कि हुकूमत ने फी यूनिट बिजली 3 रुपये 28 पैसे महंगी करने की मंजूरी भी दे दी और बिजली सार्फिन को 6 माह में इजाफी अदाइयाँ भी करना होंगी। ये नेपरा का आज नोटिफिकेशन भी आया है। दूसरी जानिब जी आज कह रहे थे गिलानी साहब कहते हैं कि जो जमहूरियत हर शहरी का हक है, शरपसंदों का नहीं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन सियासी जमातों के बस की बात नहीं है। तो अब ये किसके बस की बात है, इस पर भी सवाल करूंगी मैं। ये सारे सवालात हैं जिसके ऊपर जी आज मैंने बात करनी है प्रोग्राम में। मेरे साथ सबसे पहले स्टूडियो में मौजूद हैं जी राजा अंसारी साहब हैं मुस्लिम लीग नून से। आपको खुशामदीद कहूँगी, बहुत शुक्रिया राजा अंसारी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे ज्वाइन करेंगी जी स्काइप पे मेरे साथ मौजूद होंगे लाल चंद मली साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, फॉर्मर है, मैंने उनको खुशामदीद कहूँगी। मेरे साथ शाहिदा रहमानी होंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनको खुशामदीद कहूँगी। सायरा बानो साहिबा हैं मेरे प्रोग्राम में आज और उनको भी खुशामदीद कहूँगी जीडीए से। आप चारों बहुत मेहमानों का बेहद शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी, वेरी क्विकली आपसे जानना चाहूँगी राजा अंसारी साहब, शायद काकाना बासी साहब वहाँ है, क्या बयानिया वही है? नवाज शरीफ साहब का टिकट तो अब कट गई है आ जाने की वापस वतन, तो वही बयानिया के साथ आ रहे हैं जो बयानिया उठाया था कि जी बाजवा साहब का और फैज साहब का कड़ा एहतसाब करेंगे? 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे उस बयानिया से। अच्छा, इसलिए कि हम चाहते हैं कि इस मुल्क में जो भी लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने इस मुल्क को आज इस नहज पे पहुंचाया है, जो भी एडवेंचरिस्ट थे, जिन्होंने भी इस मुल्क को खिलौना समझ के इस मुल्क से हमेशा खेलते रहे हैं, उन सब लोगों को एक नंबर 1 उनको जिम्मेदार ठहराया जाए। उनको ना सिर्फ ये कि अपना जो कुछ उन्होंने किया है वो उनको रियलाइज हो, कौम से माफ़ी मांगे। अच्छा, अगर रिदा हम ये नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि हर आदमी आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में यही कुछ करेगा, क्योंकि उसको पता है कि नहीं पाकिस्तान में तो सजा जजा का कोई निज़ाम ही नहीं है। मैं अकले कुल हूं, मेरी मर्जी में पाकिस्तान के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकता हूं, जिस तरह प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च करके पाकिस्तान को हमने अमली तौर पर 50 साल पीछे धकेल दिया है। लिहाजा हम इस तरह के एडवेंचरस का रास्ता रोकना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग इस तरह की हरकतें करें, जो जजेस के कमरों में घुस के कहते थे कि जी हमारे 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी अगर आप मियाँ नवाज शरीफ को और उसकी बेटी को जेल में नहीं रखेंगे,
और ये कौन कह रहा था उस वक्त? उस वक्त का सिटिंग जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये बयान बार के अंदर दे रहा था कि जी इस तरह हमारे कोर्ट्स चल रही हैं। ये हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस चीजें थी। लिहाजा मियां नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क को आगे ले जाने की खातिर, इस मुल्क की मईशत को मजबूत करने की खातिर, महंगाई को कम करने की खातिर, इस मुल्क में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने की खातिर यह सारा बयानिया बनाया है। यह बयानिया नवाज शरीफ का जाती बयानिया तो नहीं है, यह तो आवाज है पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के दिलों की आवाज है कि किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो इस तरह का एडवेंचर करे, इस तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च करे और फिर जनाब पाकिस्तान के अवाम उसकी कीमत भुगतते रहें। रिदा मुझे बताएं, ये मैंने तो नहीं कहा था कि मैं IMF के पास अगर चला जाऊं तो मैं खुदकशी कर लूंगा। और इमरान खान साहब तो ये जानते थे ना, चेयरमैन PTI, कि जी अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि अगर IMF के पास चले गए तो फिर हमारे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। जानबूझ के वो IMF के प्रोग्राम में गए, मुआहदे किए। आज वो फिर PDM की गवर्नमेंट हो 16 माह की या आज की निगरान हुकूमत हो, वो उन्हीं मुआहदों में आज भी जकड़े हुए हैं। आज भी हम बिजली का प्राइसेस बढ़ाने पे मजबूर हैं उस मुआहदों की वजह से, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने पे मजबूर हैं उस मुआहदे की वजह से, महंगाई उसकी वजह से हो रही है। सारे प्रॉब्लम यही वो बारूदी सुरंगें हैं जिसके लिए शेख रशीद टीवी पे बैठ के कह रहा था कि इमरान खान ने इनके रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। बारूदी सुरंगें आपने आने वाली हुकूमत के रास्ते में नहीं बिछाई थी, आपने पाकिस्तान के लोगों के मुस्तकबिल के रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछाई थी, जिसका खुमियाजा आज पाकिस्तान के लोग भुगत रहे हैं। लिहाजा आप अगर इस तरह की हरकतें करते रहेंगे तो फिर क्या नवाज शरीफ ये बयानिया ना ले कि जो जो लोग जिम्मेदार थे उनको अपने मंतक की अंजाम तक पहुंचना चाहिए। अगर वो नहीं पहुंचे तो फिर ये सिलसिला कभी खत्म नहीं हो सकता। इसलिए हम चाहते हैं कि ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। ठीक हो गया है। मैं जाती हूँ शाहिदा रहमानी साहब, आपकी तरफ आऊंगी। शाहिदा रहमानी साहब, तासुर तो ये नजर आ रहा है कि निगरां हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो इकदाम अब तक सोफार कर चुकी है, उसके बाद सियासी जमातों की जो वक़्त है वो कम नजर आ रही है। इसलिए क्योंकि जो 13 जमातें मिलके भी पिछले साल सवा साल में नहीं कर पाई वो सारे कारनामे जो कि अब हमें नजर आ रहे हैं, यानी कि डॉलर पीछे आ गया। जबकि सागरा साहब आए थे तो कहा जाता था कि जी डॉलर तो अब वापस रिवर्स गियर लगेगा और यूं हो जाएगा, लेकिन आप सब कहते रहे, एक दूसरे पर डालते रहे बातें कि हमारी हुकूमत नहीं है, लेकिन अब डॉलर भी वापस जा रहा है, स्मगलिंग पे भी क्रैकडाउन हो रहा है। तो ये सारे काम तो सियासी जमातों के होने चाहिए थे जब वो हुकूमत में होती हैं, तो उनके बस में ये चीजें नहीं हुई और अब ये सारी चीजें हो रही हैं। जी शाहिदा रहमानी साहब, आवाज आ रही है आपको? हेलो। जी शाहिदा रहमानी साहब, जी रिपीट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही। सवाल मेरा वही था इस हवाले से कि ये जो स्मगलिंग और जो क्रैकडाउन से जो नताइज मजबूत सामने आ रहे हैं, ये तो सियासी जमातों का काम होना चाहिए था। इस वक्त मौजूदा केयरटेकर सेटअप ये कर रहा है एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर। देखिए, जब PDM को ये हुकूमत मिली तो आपको पता है कि उस वक्त मुल्क के क्या हालात थे। 3.5 पौने 4 साल जो इमरान खान ने तब्दीली के नाम पे इस मुल्क में तबाही मुसल्लत थी। इस तरह के मुआहदे किए कि जो आने वाली नस्लें जो है वो भुगत रही हैं, आने वाली हुकूमतें भुगत रही हैं। आपने देखा कि उस वक्त जो PDM को जब हुकूमत मिली उस वक्त हालात बहुत ज्यादा खराब थे और हमने ना सिर्फ पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए, पाकिस्तान को आपने देखा कि उस वक्त ये कोशिश की जा रही थी कि श्रीलंका बन जाए, लेकिन उन तमाम हालात में पाकिस्तान को ना सिर्फ बहरान से निकाला, हमें टाइम ही कितना मिला था। 1 साल का मुख्तसर अरसे के अंदर आप क्या समझते थे कि हमारे हाथ में कोई जादू की छड़ी थी? वो हालात कुछ बेहतर हुए थे जो डिफॉल्ट होने से बचाया था और उसके बाद जो है अब वही पॉलिसी का तसलसल है। आपको पता है केयर टेकर जो हुकूमत होती है वो खुद कुछ नहीं कर सकती, उसका काम होता है कि मुनसिफाना ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए, जिसके अंदर अभी तक ताखीर हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन कराए जाएं और मैं समझती हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने जो अनाउंस किया कि जनवरी के एंड में, अभी तक कोई बाकायदा ना तो शेड्यूल जारी हुआ है ना ही कोई डेट आई है। तो इस वक्त जो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं उनका वाहिद हल है कि सियासी हुकूमत कायम की जाए और दुनिया भर में जो इदारे हैं, जो हुकूमतें हैं, वो पॉलिटिकल हुकूमत से बात करती हैं। अच्छा चले, सायरा बानो साहिबा की तरफ जाती हूँ। सायरा बानो साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। और ये जो इस वक्त सियासी सूरत हाल आपके सामने भी आप देख रही है और माशी सूरत हाल भी मुल्क की जो हुई है, आप इसको कैसे देखती हैं? बड़ा अच्छा एनालिसिस भी करती हैं इसके ऊपर। आप ऐवानों में लोगों को मुंतखब करके जो है भेजते हैं अपने जो
इलेक्टेड लोग होते हैं उनको, जो आवाम है खास तौर पे वो, लेकिन उसके बावजूद वो मसाइल उस वक्त नजर नहीं आते हल होते हुए, जो कि अब हम देख रहे हैं कुछ बेहतरी आ रही है। लेकिन इस वक्त भी जो सूरत हाल है वो चूंकि केयर टेकर सेटअप है, सियासतदान है नहीं, तो सवाल यही बनता है लोगों का कि सियासतदानों का ये तो काम था सारा, ये सारे एक्शन करना, लाइन ऑफ एक्शन लेना, जो कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में नजर आ रहे होते हुए। अस्सलाम वालेकुम जी, आपने पहले दो साथियों से सवाल किया, आपको सही जवाब मिले नहीं। बिल्कुल सही कह रही है कि ये तो एक मुंतखब हुकूमत का काम होता है, और वो जो कहते हैं कि हमारे बहुत सीनियर सियासतदान जितने भी, यानी कि वो सब, वो कहते नौ रतन थे, वो उस पीढ़ी में थे, सब दिमाग थे, सारी जमातें एक तरफ थी। तो ये काम, तो ये चीजें उनके करने की होती है ना। क्या अब ये कहना कि वो हमें हुकूमत ऐसी मिली थी, तो मैं बारहा कहती हूँ कि भाई प्लेट में रख के तो नहीं मिली थी। हाँ, लेकिन बयानात से ऐसे लगता है कि एक्सटेंशन इसलिए दी कि उन्होंने हमने उनकी मदद की ये रिपोर्ट चेंज में। अगर वो वाला रुख देखें तो हुकूमत तब्दीली तो नहीं थी कि आइए जी आके आप संभालें, आप लोगों ने तो हुकूमत छीनी थी। सारा कुछ जो हुआ वो आपके सामने है, लेकिन मसला ये है कि इन 16 माह में इनको आवाम का ख्याल आया नहीं। आप देखिए, जो भी जितनी भी लेजिस्लेशन हुई, नैब के हवाले से हो, ईवीएम के हवाले से हो, ओवरसीज हवाले से हो, किसी चीज से भी हो, उसमें कहीं भी आवाम कहीं नजर आ ही नहीं रही थी। तो मुझे अभी अंसारी साहब बात सुन के भी हैरत हुई कि वो कह रहे कि वो नवाज शरीफ साहब का बयानिया वही है, क्योंकि कल तो इसी पे प्रोग्राम हो रहे थे कि उन्होंने सब कुछ अल्लाह मियाँ पे छोड़ दिया, कि मैंने सब कुछ खुदा पे छोड़ दिया। और बाकी इनकी दूसरी बात से मैं अग्री करती हूँ कि बिल्कुल सही है, एहतसाब होना चाहिए, एहतसाब वो शुरू से होना चाहिए, क्योंकि आज तक वो आइन तोड़ने वालों को हमने सजा मिलते देखी नहीं है। तो अभी अगर ये बयानिए से पीछे हटेंगे तो इनकी जो क्या कहते हैं कारकुनान है और इनके चाहने वाले हैं तो बहुत मायूस होंगे, जो कल के बयानात से वो दिखा है। और बाकी देखिए, जो हमारे निगरां वजीर आजम साहब हैं, पीडीएम की जमातें ही जाते जाते उनके इख्तियारात बढ़ा कर गई हैं। आप या मैंने नहीं बढ़ा, इलेक्शन कमिश्नर उनके भी इख्तियारात बढ़ाए और बहुत सारे फैसलों की उनको इजाजत देकर गए हैं कि वो फैसले कर सकते हैं। और वो जो कल जो उन काफी सारे, जब अब तक तो उन्होंने जो इंटरव्यू दिए वो मुतनाज़ा ही दिए, कि जो कल से एक उनका चल रहा है कि जब ये इदारे काम नहीं कर सकते तो फिर जो आर्मी है वो पावर में आती है। और फिर एंकर ने उनको कहा भी, क्योंकि वहां तो मीडिया आजाद है, उन्होंने बोला है कि अच्छा इसका मतलब है कि आप आर्मी बन रहे हैं, तो वो उन्होंने फिर थोड़ा गोलमोल जवाब दिया। तो देखिए, ये तो फिर हमें देखना आ रहा है ना कि जो काम उनके करने थे उन्होंने किए नहीं, और फिर वो काम कैसे हो गए। और जाहिर है ये निगरान हुकूमत के काम भी नहीं है, हमारे इदारों ने ही स्टेप लिया और ये सारे क्रैकडाउन हो रहे हैं कि वो डॉलर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बाकी उन्होंने कहा कि लोगों को महंगाई के उसमें झोंका, वो तो जाहिर है अब जो वजीर क्या फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वही तफसील से बता सकते हैं। लेकिन अब तक जो स्टडी की है और जो कमेटीज वगैरह अटेंड की हैं कि जो इस मुल्क का जो वो कहते हैं ना कि खुदा ना खास्ता जवाल का लफ्ज तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी, मतलब जो भी एक किस्म का जो इकोनॉमी में जो डाउनफॉल आया है उसकी मेन वजह आईपीपीज है। और वो आईपीपीज किसने की, वो हमारी ये दो जमातें ही हैं कि जिन्होंने वो महंगी बिजली के मुआहदे किए जिसके बोझ तले आप और हम दबे हुए। और मजे की बात यह है कि अभी आप पिछले दिनों एक आईएमएफ की सरबराह का बयान सुना होगा कि अमीरों के ऊपर टैक्स लगाएं, जो वेल्दी पीपल है उनके ऊपर टैक्स लगाएं, वो गरीबों को रिलीफ दें। तो ये बयानिए कैसे बना सकते हैं कि आईएमएफ के पास गए तो इस वजह से गरीब किस तरह गरीब के ऊपर बोझ आ गया। उन्होंने तो नहीं कहा कि गरीब के ऊपर बोझ डाले, उन्होंने तो नहीं कहा कि पंजाब ब्यूरोक्रेसी में आप अरबों की गाड़ियां दे दें, उन्होंने तो नहीं कहा कि आप बिजली चोरी करें, करवाएं और फ्री में बिजली दें, फ्री में ब्यूरोक्रेसी को आप पेट्रोल दें और आप खुद भी फ्यूल कार्ड एंजॉय करें। उन्होंने तो नहीं कहा, उन्होंने तो कहा है कि गरीबों को रिलीफ दो। तो ये तो उनका भी बयान वाज़ेह होगी। तो ये सवाल अब हम जिस नहज पे पहुंचे हुए ना, अब सबको सच बोलना चाहिए, अब सबको अपनी गलतियां तस्लीम करनी चाहिए, बजाय कि एक पे इल्जाम दर इल्जाम, इल्जाम दर इल्जाम। आईपीपीज को आप माने ना कि, और अभी फिर उन्होंने बोला कि वो तरक्की और खुशहाली भी वापस आएगी नवाज शरीफ के साथ। तो ऐसे ही जस्ट लाइटर मोड
वो लेकर क्यों गए थे अपने साथ, और फिर अपने साथ वापस लेकर आ रहे हैं। और 16 माह अपने भाई को फार्मूला क्यों नहीं बताया कि इस मुल्क में वापस से वो तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन होता मुल्क। तो बस ऐसे ही है इशारे तो इसी तरफ से ये लोग इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं जो कि होते हुए नजर नहीं आ रहे। इसलिए ये अभी जो सेंसस के बाद भी होगा तो आप देखिए कि मौलाना फजल रहमान साहब उन्होंने बोला है कि शुमारी इलाका होती है, अगर इसको बढ़ा सकते हैं आगे मुद्दत तो बढ़ा दें, और आइन और कानून की ये बात ना करें, क्योंकि इन जमातों ने KPK और पंजाब में जो आइन और कानून के साथ हुआ है एग्जाम्पल सेट कर चुके हैं। सही हुआ गलत हुआ उस बहस में मत जाएं, एग्जाम्पल सेट कर चुके हैं ये। तो उस आगे भी इलेक्शन होंगे तो मेरे ख्याल में आइन और कानून को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पहले ही टूट चुका है। राइट, प्रेसिडेंट एक सेट हो गया, बिल्कुल ट्रू जी वेरी ट्रू। प्रेसिडेंट एक सेट हुआ है और वो माजी याद रखिए कि हिस्ट्री मेक्स इटसेल्फ। बिल्कुल आपने सही कहा। लाल चंद मलिक साहब की तरफ भी जाऊंगी। आपको आवाज आ रही है लाल साहब? जी मुझे आवाज आ रही है रिता आपकी। सर ये हर तरफ से गूंज है इलेक्शन कराने की, ये भी बात जैसे इलेक्शन की भी हो रही है कि होते हुए नजर भी नहीं आ रहे। किसी का कहना है, कोई कह रहा है कि फौरन होने चाहिए, और वो जमातें इसमें शामिल हैं जो सबसे ज्यादा शोर और जोर लगा रही हैं, जो एंड टाइम पे उन्होंने भी वोट कास्ट किया था जब डिजिटल मरदमशुमारी के हवाले से जब फाइनल डे पे रायशुमारी हो रही थी। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं तो ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बहुत ज्यादा इस वक्त चर्चा है। हर सियासी जमात आके कहती है हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। कामरान मुर्तजा साहब परसों मेरे प्रोग्राम में थे, JUI के बड़े ऑनरेबल है मेरे लिए, वो भी ये बात करके चले गए JUI की तरफ से मेरे प्लेटफॉर्म से कि जी हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। बाकी सियासी जमातें क्या कह रही हैं, तो ये PTI क्या कहती है, उसका क्या कहना है? क्योंकि जो निगरान वजीर आजम है उनका भी स्टेटमेंट बहुत बड़ा है, बाहर बैठ के उन्होंने जो बात की है, उन्होंने कहा है कि जी बैलेट पेपर पे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं भी होती और इमरान खान साहब नहीं भी होते तो भी इलेक्शन जो है वो कानून के तहत ही कहलाएगा। शुक्रिया रहता। देखें PTM और उनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने पाकिस्तान के आइन और कानून का मजाक बनाया हुआ है कि आज से नहीं, जब पंजाब और KP की असेंबली डिसॉल्व हुई आइन के मुताबिक 90 दिन में वहां पे इलेक्शन होने थे, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तक न माना, लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म नहीं माना और कंटिन्यूसली उसको रेजिस्ट किया और आइन की खिलाफवर्जी की। उसमें ये पीपल्स पार्टी भी शामिल है, उसमें नवाज लीग शामिल है, उसमें JUI, ये सब पार्टियां शामिल हैं। वो बहाने बनाते रहे और आखिर में जिसका अभी आपने जिक्र किया डिजिटल मरदमशुमारी का, तो पीपल्स पार्टी ने इन सहूलतकारी मुहैया की इन सब पार्टीज को, इलेक्शन कमीशन को, और उसको जो है एसेट दे के उसको कबूल करके इलेक्शन मुलतवी कराने का एक जवाब फराहम किया। अब 2 दिन से, एक तो पहले ही इलेक्शन आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन कराने के लिए तैयार नहीं है, और फिर ऊपर से आप देखें कुछ सियासी पार्टियां हैं, कुछ सियासी लोग हैं जिनको इलेक्शन करीब आते ही अब सर्दी लगना शुरू हो गई है और वो ठठरती सर्दी उनको आजकल भी लग रही है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने हर वो हरबा आजमा के देख लिया है जिसमें ये चाहते थे कि इमरान खान की मकबूलियत को कम किया जा सके, इमरान खान के फॉलोअर्स को कम किया जा सके, इलेक्शन में उनको डिफीट किया जा सके। लेकिन उनको यकीन है कि आज भी ये सूरत हाल है। जो सर्वेज आए हैं, जो रिसेंट सर्वे आया है उसमें भी इमरान खान की मकबूलियत 70% और बाकी सब 30% में ये सारी सियासी जमातें आती हैं। इसी वजह से उनको काफी तकलीफ है और वो समझते हैं कि इलेक्शन में गए तो इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी से जीत जाएगा। इसीलिए वो चाहते इलेक्शन में ताखीर हो और मुख्तलिफ कोनों से इस तरह की आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। अब आपने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, तो एक तरफ इमरान खान है और उसकी क़यादत और पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको 9 मई के वाकयात का बहाना बनाकर उनके खिलाफ एक शदीद क्रैकडाउन किया गया है। हजारों लोग अभी तक जेलों में हैं, हमारी क़यादत जेल में है, इमरान खान साहब खुद जो है उनको जेल में डाल दिया गया है। शाह कुरैशी, कई हमारे जो रहनुमा हैं उनको अगवा कर लिया गया है, जबरी वो गुमशुदा हैं, लेकिन उनको वो आजाद करने के लिए तैयार नहीं है कोर्टों के अहकामात के बावजूद। और जो ये दंदनाते घूम रहे हैं, जिन्होंने 15 साल मुल्क को लूटा, जिसने ये 16 महीने अभी सेंटर में मुल्क को सरेआम लूटा,
अब ये मुतालबा कर रही है प्लेइंग लेवल फील्ड का। हालांकि ये मुतालबा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होना चाहिए, जिसकी क़यादत भी जेल में है और जिनको सियासी एक्टिविटीज करने की, आपने देखा 2 दिन पहले कि कर्क में जहाँ पे हमारा जलसा हो रहा था तो उस पर क्रैकडाउन किया गया, और दूसरी तरफ आपने परवेज खटक साहब के बेटे की जो ऑडियो वीडियो आई है, बल्कि जो आपने देखी कि किस तरह उनको सहूलत फराहम की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो शिकस्त दे, मगर ये इन सब बातों में नाकाम होंगे। हमने आज भी अपील की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि देखिए चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब, आप एज ए चीफ जस्टिस आ चुके हैं, वहाँ पे पाकिस्तान बार एसोसिएशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें, अर्जियां पड़ी हुई हैं कि इलेक्शन फौरी तौर पर कराया जाए आइन के मुताबिक। ये पार्टियों का मसला नहीं है, ये इस मुल्क की 26 करोड़ आवाम का मसला है। उनको उनका हक है आइन के मुताबिक कि वो अपने नुमाइंदगान को इलेक्ट करें। उनको पूरे मुल्क की आवाम को उससे उस हक से महरूम किया जा रहा है, लिहाजा फौरी तौर पे वो दरख्वास्तें सुनी जाए और जो है इलेक्शन आइन के मुताबिक करने के लिए हुक्म जारी किया जाए। उसके साथ साथ आपने देखा साइफर केस का जिस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है, पाकिस्तान के आइन और कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो लाइव करती है अपनी प्रोसीडिंग्स केसेस की, तो दूसरी तरफ इमरान खान के केसेस को इन कैमरा रखा जाता है, उनको जेल में तंग किया जाता है, कोर्ट के अहकामात के बावजूद उनको सहूलतें नहीं दी जाती। साइफर केस सबको मालूम है, ये वही केस है जो साइफर जो था वो कैबिनेट ने उसको कर दिया था, डीक्लासिफाई कर दिया था, और उसके बाद अपना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक खत लिखकर चीफ जस्टिस को कहा था कि इस पे इंक्वायरी की जाए, लेकिन ना उसकी कभी इंक्वायरी हुई, ना कभी 9 मई की इंक्वायरी हुई, क्योंकि ये इंक्वायरी इसलिए नहीं हो रही है इंडिपेंडेंट और आजादाना, क्योंकि उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, उसमें जो साजिशी अनासिर है वो बेनकाब हो जाएंगे। ओके, आपका पॉइंट आ गया, ठीक है। लाल मलिक चंद साहब, आपका पॉइंट आ गया। राजन साई साहब, वापस आपकी तरफ आऊंगी। सर, निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर साहिबा ने कल कहा है कि जी एलीट क्लास को अरबों रुपए की छूट दी गई, वो छूट दी गई जो गरीब को छूट देनी चाहिए थी, लेकिन जाते जाते जो हुकूमत जो माजी की थी, यानी कि जिसमें वजीर खजाना आप ही के जमात से थे, इसहाक डार साहब थे, 1300 तकरीबन अरब रुपए की जी बताया गया कि वो छूट दी गई। तो ये जो सारी सिचुएशन बनी फाइनेंशियली, अब कैसे ये सही होगी? लोगों का यही सवाल है कि क्योंकि आपकी पार्टी के सारे ही जो रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं वही लीड कर रहे थे, मतलब वजीर ख़जाना इसहाक डार साहब थे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे, मेन की पोस्टों पे सारे नून लीग के लोग बैठे हुए थे। अब ये जो बात होती है, मरीम नवाज साहबा जैसे कह रही हैं मुल्क की तरक्की खुशहाली वापस आ जाएगी, अभी वो सायरा बानो साहबा ने लाइटर नोट पे कह दिया कि जी वो लेके वापस क्यों गए थे, जो वापस आ रही है लेके क्यों गए थे, तो वो शहबाज शरीफ साहब को क्यों नहीं वो कुंजी जो है खुशहाली की नवाज शरीफ साहब ने क्यों नहीं दी, जो कि वो अब खुद लेकर आएंगे? देखें, मुझे तो हैरानगी होती है जब लोग इस तरह का सवाल करते हैं। वो गवर्नमेंट पीडीएम की गवर्नमेंट थी, कोलिशन गवर्नमेंट थी, उसमें हम बहुत से फैसले यकसर नहीं कर सकते थे, अपने सर नहीं कर सकते थे, हमारे हाथ पांव बंधे हुए थे, उसके बावजूद भी हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। ये पाकिस्तान का हर शहरी जानता है। जहां तक बात है कि दीदी अल्लाह ताला के हवाले करता हूं तो हमारा मौक़िफ़ वो ख़त्म हो गया। देखें, उन्होंने अपने ज़ाती मामलात अल्लाह ताला के हवाले किए हैं। उन्होंने उस बात को अल्लाह ताला के हवाले किया कि अगला बंदा अमेरिका में बैठ के दाढ़ी के इशारे करके कह रहा था मैं तुम्हारी ऐसी उतारूंगा, तुम्हारी टीवी उतारूंगा, आज मकाफात अमल देख रहा है। ये है अल्लाह ताला का, जब अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ते हैं तो अल्लाह ताला फिर इस तरह लोगों से हिसाब लेता है। बाकी जो नेशनल इश्यूज हैं वो हमने अल्लाह ताला पे नहीं छोड़े, वो हमने रूल ऑफ लॉ पे छोड़े। अल्लाह ताला तो उन नेशनल इश्यूज पे इंशाल्लाह हमारे साथ है, लेकिन रूल ऑफ लॉ होना चाहिए उन नेशनल इश्यूज पर जो लोग ये एडवेंचर करते रहे। बाकी जी हमने सियासतदानों का काम था, डॉन लीग किसको याद नहीं है? मैं माजी के किस्सों में रिदा नहीं जाना चाहता हूं। हमने क्या सख्त इकदाम नहीं उठाए थे? क्या हुआ था उसके नतीजे में? हमारे बुजरा बेचारे, उन लोगों को इस्तीफा देनी पड़ी, मरियम नवाज को उसकी कीमत अदा करनी पड़ी। इवन उसी के नतीजे में यह एडवेंचर हुआ कि जी हमारी 2 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हमें हमारा जबान ना खुलवाएं। हम चाहते हैं कि भाई ये खुद इस पे कमीशन बने। अच्छी बात की, हम क्या चाहते हैं? हर चीज पे कमीशन बनाओ, हर चीज की इंक्वायरी होनी चाहिए। वही तो हम कह रहे हैं कि वो चेहरे बेनकाब हों कौम के सामने जिन्होंने आज मुल्क को इस नहज पे पहुंचाया है। हमारी बात करते हैं जनाब, हमारा माजी है,
हमने सीपैक लाए हैं, हम मोटरवेज लाए हैं, हम ऑरेंज ट्रेन्स लाए हैं, हम मेट्रो सर्विसेज लाए हैं, हमारे यहां सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हमारे जब हुकूमत थी हम बना रहे थे, हम विंड पावर प्रोजेक्ट बना रहे थे, हम 18,000 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में देके गए इजाफी। और आप बात करते हैं कि जी आज महंगाई, हमारे दौर में महंगाई कम होती जा रही थी, फलता फूलता पाकिस्तान था, उसको किसने नजर लगाई? कौन थे वो लोग, वो किरदार, उनको सामने आना चाहिए। यहां बात करते हैं जी पंजाब में और केपीके में इलेक्शंस जो हैं वो नहीं हुए और बड़ी कानून और इंसाफ सबको याद आ रहा है। मुझे ये बताएं, आज सिंध सिसक रहा है, बिलक रहा है, लाशें गिर रही हैं, काफी अरसे से सिंध आपके हाथ से निकल, बलूचिस्तान के हालात आपके सामने। हम पाकिस्तान के 2 सूबों में इलेक्शन करवा देते, 2 सूबों को रहने देते, मुल्क की वैधानियत को खतरे में डाल देते, ये मुल्क तोड़ने की तरफ, यही तो हमसे मुल्क टूट आप चाह रहे थे कि ये तो प्लान था। नहीं रिदा, मैं आपको बताऊं, ये प्लान था चेयरमैन पीटीआई का, मुल्क को तोड़ने का प्लान था। मुहब्बी वतन जमातों ने वक्त पर आकर मुल्क को टूटने से बचाया। आप क्या समझती हैं, अगर 2 इलाकों में आप इलेक्शन करवा देते, आज इस वक्त जब मुल्क के बाकी 2 सूबों में इलेक्शन होते और वहां पे हुकूमत होती, आप क्या समझती हैं ये मुल्क रहता आपके हाथ में? कभी नहीं रहता। हम लोग सियासतदान अपने आप को तो बोलते हैं, लेकिन उनका विजन सिर्फ 2 महीने तक का है। हम 50 साल आगे का सोचते हैं। हमें मालूम है कि इस मुल्क की बुनियादों में कितने शहीदों का खून है, हम जानते हैं कि इस मुल्क की बुनियादों में कितनी कुर्बानियां हैं। लिहाजा हमें ये दादी अम्मा और नानी अम्मा के किस्से ना सुनाएं, हमसे आप बात करें डिलीवरेंस की। आज डिलीवरेंस पे बात होनी चाहिए। क्या मुस्लिम लीग नून को जहां जब भी हुकूमत मिली, क्या उन्होंने वहां तरक्की नहीं की? क्या मियां शहबाज शरीफ का दौर लोगों को भूल गया? हमारे तो सियासी मुखालिफिन कहते हैं, यहाँ आज भी खड़े हुए कहते हैं कि जी हमें शहबाज स्पीड चाहिए। उसी की बात हो रही है। ये 16 महीने की ये आप ही की हुकूमत थी। निगरान वजीर खजाना जो बता रही है, पहले ही अर्ज किया, देखें बात सुने, 16 महीने को हम ऑन कर रहे हैं, हम ऑन कर रहे हैं 16। हम ये भाग नहीं रहे, हम उनकी तरह ये नहीं कह रहे कि जी हमारे रास्ते में आपने बारूदी सुरंगें बिछाई। हम ऑन कर रहे हैं, उसकी अच्छाइयां भी लेकिन ऑन करें। 150 से पेट्रोल 350 पे आ गया। अब आप सोचिए उसकी अच्छाई। मुझे एक बात बताएं, क्या पिछले महीने में फिर पेट्रोल दोबारा नहीं बढ़ा? क्यों? अभी तो हम मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है या पीडीएम की हुकूमत नहीं है, तो किस वजह से? ये आपके हालात मुआहदे करके गए जो जी हमने मुआहदे नहीं, ये मुआहदे इमरान खान ने किए थे, चेयरमैन पीटीआई ने। मुझे एक बात बताएं, चले मैं मान लेता हूं, क्या ये उस वक्त नहीं कह रहे थे कि जी मुल्क डिफॉल्ट खुद चेयरमैन पीटीआई कह रहा था डिफॉल्ट हो जाएगा? आप ये बातें नहीं कर रहे, एहतसाब होना चाहिए उन लोगों का जो कसूरवार हैं। तो फिर मुझे ये बताइए कि आप जो बार बार बात बयानियां बना रहे हैं कि जी बाजवा साहब का होना चाहिए, फैज साहब को, तो बाजवा साहब को तो एक्सटेंशन आप लोगों ने भी दी ना मिलके। देखें अब ये, हाँ बिल्कुल, ये इन्होंने बात की, मतलब मेरे ख्याल में सायरा बानो साहिबा ने कि जी एक्सटेंशन था, ये था, एक्सटेंशन के टाइम मुझे एक बात नवाज शरीफ साहब ने दी एक्सटेंशन, खुशी दी है, हंसी खुशी दी है। उस वक्त मुल्क में ये और आज कह रहे हैं कि उन्हीं के खिलाफ एहतसाब करूंगा। तो सुन लेना रिदा जी, आप जवाब तो सुन लें। उस वक्त मुल्क के हालात क्या थे? उस वक्त अफगानिस्तान के बॉर्डर पे क्या कशीदगी थी? हमने तो मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट के अंदर यह कदम उठाया था। हमने, अगर बात सुने, अगर हमने कोई डील की होती तो आज मियां नवाज शरीफ कहते कि जी इनका एहतसाब होना चाहिए, आज नाम लेके उनको पॉइंट आउट करते। जो लोग दिल में चोर होता है ना जिनके, वो इस तरह बेबाकी से बात नहीं करते हैं। ये किरदार साफ जिन लोगों के होते हैं वो कहते हैं, ठोक बजा के कहते हैं कि ये लोग जिम्मेदार हैं और इनका एहतसाब होना चाहिए। हम तो फ्री एंड फेयर एहतसाब की बात कर रहे हैं, हम तो इंतकाम की बात ही नहीं कर रहे। जातियात पे परवेज मुशर्रफ ने जो हमारे साथ किया था आज किसको पता नहीं है, लेकिन परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मियां साहब ने तो कोई जातियात की नहीं की। उन्होंने कहा कानून अपना रास्ता ले, गवर्नेंस को नहीं चैलेंज कर सकते आप। डॉलर एक ही जगह स्टैग्नेंट रहा, पेट्रोल डिक्टेटर की गवर्नमेंट, एक डिक्टेटर, द वर्स्ट डिक्टेटरशिप कभी भी नहीं, जो है ना वो आप उसको क्या मिसाल देंगे? मैं ये बात नहीं कर सकता। डिफरेंट हो सकता है, वी कैन चेंज, हमारा वो हो सकता है कि हम एक दूसरे से जो इख्तिलाफ रखें। एक बात आपको बताऊंगा, मुझे आपसे गिला है। मैं खामोशी से अपने तीनों मोअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट को सुनता रहा, आप भी सुनती नहीं। मैं जब बात करता हूं तो पता नहीं क्यों ये सच्चाई हज़म ही नहीं होती आप लोगों को। हुकूमत आपकी थी ना, अभी भी हुकूमत के जो ख्वाब है, मुझे एक बात का जवाब दें, क्या ज्यादा सवाल सिर्फ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी? नहीं, मैं भी बात कर रही हूँ ना, शाहिदाबाजी के पास भी जा रही हूँ ना, जा रही हूँ अभी। उनको भी मैंने बीच बीच में 2 सवाल किए, इसलिए आपने शायद गौर नहीं किया। शायद रहमानी साहब आपको आवाज आ रही है?
जी बिल्कुल आपकी आवाज मैं भी जा रही हूँ उनकी तरफ भी। ये गवर्नेंस की भी बात हो रही है। 15 साल से आपकी पार्टी भी इस सूबे में रही, सूबे सिंध जिसको कहते हैं, जिसमें हम बैठे हैं इस वक्त, और जो सूरत हाल रही है, अब निगरां वजीर खजाना की जो मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी हमारी मुश्तरका हुकूमती, ऑफकोर्स पीपल्स पार्टी भी हैंड इन हैंड थी और सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ले रही थी, तो ये जो जब अरबों रुपए का जो फायदा हो रहा था इलीट को, तो आप लोग खामोश थे उस वक्त? रीता, ऐसा हरगिज नहीं है। जो केयर टेकर है वो केयर टेकर होता है। अगर आज वो किसी बात पर बात कर रहे हैं तो वो इख्तियार भी पार्लियामान ने दिया। जिस तरह अभी सायरा बानो साहिबा बता रही थी कि गैर आईनी और कानूनी बात करें, तो मुझे समझ में नहीं आता कि जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं उसने कभी आइन और कानून की तो बात ही नहीं की। उसने हमेशा गैर आईनी, गैर कानूनी तरीकों को हमेशा सपोर्ट किया उस पार्टी ने। तो इनके मुंह से मैं समझती हूँ आइन और कानून की बात सुन के तो बड़ा अजीब सा लगता है। आप मेरी पार्टी में 4 साल जो हुक्मरान रहे, कौन सी गैर आईनी और गैर कानूनी बात की, वो भी नाज़रीन को बता दें ताकि बात बड़े तहम्मुल से सुनिए। अब मेरी भी बात सुन ले, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया। अच्छा ठीक है अच्छा, मैं तो बिल्कुल जवाब दे रही हूँ जो मुझ पे हम पे सवाल किए गए। हाँ, आपने बात की सिंध हुकूमत की, तो सिंध हुकूमत का बड़ा पेट में दर्द होता है। मुख्तलिफ एंकर्स को, मुख्तलिफ पार्टीज को अलायंस बनते हैं सिंध हुकूमत के खिलाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ। सारी जमातें मिलके इलेक्शन लड़ती हैं और उसके बावजूद शिकस्त जो है इनका मुकद्दर होती है, इबरतनाक शिकस्त मिलती है तमाम उन पार्टीज को जो अलायंस बनाते हैं, डेमोक्रेटिक अलायंस बनाते हैं। और उसके बाद होता है कि आपने देखा कि सिंध के अवाम उन्हें बदतरीन अंदाज से रिजेक्ट कर चुके हैं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा सिंध के अवाम की खिदमत की है और अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत पर यकीन रखते हैं। यही वजह है कि पूरा पाकिस्तान इलाज के लिए, रोजगार के लिए, तालीम के लिए सिंध का रुख करता है। कभी सवाल का जवाब दे दे शाहिदा जी, सवाल का जवाब। जी जी बिल्कुल, आप ही के सवाल का जवाब दे रही हूँ। आपने कहा मैं ले रही हूँ सायरा जी, ले रही हूँ जी शाहिदा जी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने इस बात पे कहा था 3 दफा लगातार मिली है, तो यहाँ पे भी कुछ हमें पेरिस की तरह सिचुएशन नजर आती है। रख के नहीं मिली, ये तोहफे में रख के नहीं मिली। नहीं तो अच्छी बात है, मैं तो अप्रिशिएट कर रही हूँ। हमारे कारनामे हैं जिसकी वजह से दिए। हमने बैठ कर नहीं जद्दोजहद की है। हमने जो जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की है, हमने जद्दोजहद की है, किसी के लिए हमने जाने दी। हम माफिया मांग के नहीं जाते हैं, हम रोने नहीं लगते हैं। जब 2 दिन जेल होती है ना, लोग भागने लगते हैं, हम भागे नहीं है कभी। हमने ना करदा गुनाहों के ऊपर ना फांसियां भी लगी हैं, 70,000 से ज्यादा वर्कर को कोड़े भी लगे। पीपल्स पार्टी का नाम लेना जुर्म था, पीपल्स पार्टी को दीवार से लगा दिया गया था। वो तो अभी पीटीआई पे कुछ हुआ नहीं, यहाँ तो अदालतें रिलीफ दे रही हैं। हमें तो अदालतें जो है, अदालतों ने जो हमारे साथ किया वो सबके सामने। तो ये बातें ना करें। हमने हमेशा असूलों की बात की है, पाकिस्तान के अवाम की बात की है। अच्छा, और जो मेरा सवाल था उस पर भी बता दें। और वो पूछ रही थी सायरा बानो साहिबा कि हमने कौन सी गैर आईनी और गैर कानूनी जो है मूव है उसको हमने सपोर्ट किया या बात किया, वो भी बता दें। को सपोर्ट किया। आप ये देखें कि इमरान खान ने जिस तरीके से एक मुंतखब हुकूमत को जिस तरीके से डिरेल किया, जो असेंबलियां को तोड़ दिया गया, कोई एक मर्तबा थोड़ी एक रूलिंग के जरिए जो है आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को खत्म कर दिया और उसके साथ ही जो है साइफर का आपने ड्रामा रचाया। आज वो साइफर जो कि इतना कॉन्फिडेंशियल होता है, उसके वो एक जुर्म है। वो आप जुर्म करके बैठे, कहते हैं कि साइफर का बहाना लिया जा रहा है। अरे आपने जुर्म किया, कौम के मुजरिम में आपने जिस अंदाज से सायरा बानो साहिबा पूछ रही है, उनका बता दें। आवाज नहीं निकलती थी। सायरा बानो ने हमेशा उस वक्त आवाज निकाली है जब जमहूरियत आई है। अच्छा ठीक हो गया, मरहूम बोलते थे कि भाई मैं ओपनली कहते थे मैं जीएसयू का आदमी हूं। अच्छा सायरा बानो ओपनली कहते थे, वो तो कानूनी आइन की बात नहीं करते थे। आप सब भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात करते ही है ना, वो तो फिर बहुत ज्यादा चली जाएगी। सायरा बानो साहिबा की तरफ जी। हाँ जी, ये क्या कह रहे हैं? आपकी फोन पर है ना, मुझे आवाज समझ नहीं आ रही। ये इन्होंने सिफात गिनवा दी पीटीआई की और मुझे कहा आपकी पार्टी गैर आईनी और गैर कानूनी। मैं वही तो पूछ रही हूँ, मैंने फंक्शन में क्या किया, मेरे इल्म में इजाफा फरमाए। वो कह रहे कि मरहूम पीर पगाड़ा साहब कहते थे कि जी मैं तो क्लियरली कहते थे कि मैं जीएसक्यू का आदमी हूँ। अरे तो वो तो पाक फौज के साथ, क्या आप इंडिया की फौज के साथ
अभी लेवल प्लेइंग फील्ड क्या अपने अब्बा से मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं? किससे मांग रहे हैं? सुल्तान राजा से मांग रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड भी उसी से मांग रहे हैं। और जो आप लोग जो जमहूरियत आई है ना, वो अयूब खान के बाद आई है। अयूब खान का PTI और उसके सपोर्टर्स और उसके इत्तेहादी चीख रहे हैं, हम लेवल प्लेइंग फील्ड मांग नहीं रहे, हम हर हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान का आइन आपको कहता है, पाकिस्तान का आइन आपको यह हक देता है कि अगर सब तमाम बोलेंगे political इकट्ठा तो जमातों को समझ में नहीं equal आएगा। right होने चाहिए। जी अच्छा जी, शायद रवीन साहब आपकी बात मुकम्मल होगी, सायरा बानो साहब पे जाना है मैंने आप। मेरे तो मुकम्मल में तो मुझे समझ ही नहीं आई जी ये क्या कह रहे हैं। एग्जैक्टली। वो इसलिए देखिए मैं अर्ज कर लूं, नहीं एक मिनट, सायरा बानो साहब से बात करें, फिर मैं आपकी तरफ ही आ रही हूँ। देखिए बात सुनिए, अगर तो सायरा बानो साहिबा बात करेंगी अपनी प्रॉपर जिस तरह वो कर रही है आराम से, तो फिर तो वो बोलती रहे। नहीं, अगर मैं 2 मिनट के लिए उनको आवाज नहीं चाहिए, अगर वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगी, अब्बा जी से ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, फिर हम भी इधर से बात करना शुरू कर देंगे, किसी को समझ में नहीं आएगा। देखिए ये गलत बात है। आप लोग उनके लीडर का नाम लेंगे, जो बात थी उसका जवाब दिया उन्होंने। मैं मिसबिहेव करूंगा तो आप भी बीच में बोलेंगी, फिर समझ में नहीं आएगा। मिसबिहेव ना करें आप, अच्छा जो सही है। मौक़िफ़ लेना है ओके ओके, सब अपनी अपनी टर्न पे बात करेंगे। जी सायरा बानो साहब आपकी तरफ आऊंगी। जी सायरा बानो साहब। जी मैंने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड फिर हम किससे मांग रहे हैं? जी काकर से मांग रहे हैं या सिकंदर सुल्तान राजा से मांग रहे हैं? किससे मांग रहे हैं? मांग ही नहीं रहे। ठीक है, नहीं वो मरियम नवाज साहबा कहती थी ना, वो उस बात पे कह रही कि जो कहती थी कि इंसाफ का तराजू बराबर जब तक नहीं होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी जब तक। उस वक्त जब सायरा बानो साहिबा चेयरमैन PTI के साथ मिलके नवाज शरीफ को गिरफ्तार करवा रही थी, मरियम नवाज को गिरफ्तार करवा रही थी ताकि हम जीत सकें, हम उस वक्त की बात नहीं हो रही है। अभी तो हम लेवल प्लेइंग फील्ड सारे कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी कह रही है, चेयरमैन बिलावल साहब लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून को ज्यादा मिल रही है। पता नहीं, हम तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाह रहे हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान करवाएगा, बात ही खत्म। अच्छा लालचंद वली साहब आपकी तरफ आऊंगी। जी रिदा, आपने कहा था कि आप प्रोग्राम कर लीजिए, तो वो देखिए फिर ना मसला यही होता है जी कि जो फर्स्ट क्लास की बातें होती है वो इकोनॉमी के डब्बे में नहीं की जाती। जी ठीक है जी, तो मैं शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आइंदा सोलो लेना हो तो बता कॉल कर लीजिएगा। जी सायरा बानो साहब, मैं लालचंद वली साहब की तरफ आती हूँ। चले जी लालचंद वली साहब। जी रिता, देखिए मेरे भाई ने अभी बात की कि डिलीवरी पे बात करें, हाँ, गुड गवर्नेंस पे बात करें। जी तो देखें, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो आपने बिल्कुल बजा फरमाया, 150 रुपए पेट्रोल था। इनकी गुड डिलीवरेंस जो है, इनकी गुड गवर्नेंस है, वो 16 बार उसको 300 पे ले गए, डॉलर 160 पे 300 पे ले गए। महंगाई की शरह जो 13.5% थी, वो आज की जो महंगाई महीने की जो छपी है वो 31% है। पाकिस्तान जो है 6% से उसकी इकोनॉमी ग्रो करती, इन्होंने आके इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। वो शख्स आजमाया हुआ इसहाक डार साहब, उसको ये बार बार लेके आते हैं, मुल्क जो है एक अजीब बहरान में ये धकेल देते हैं। तो अगर डिलीवरी पे बात कर रहे हैं तो डिलीवरी बिल्कुल साफ जाहिर है, इन्होंने मुल्क को तबाह किया, गरीबों की कमर तोड़ दी है, लोगों की चीखें निकल गई हैं। जो 60 रुपए आटा था वो आज 160 रुपए में मिलना मुश्किल हो गया है। चीनी जो 60-70 रुपए थी वो 180, 160, 185 रुपए पे, क्योंकि सारा कार्टेल है इनका जो हुकूमत में रहे, वो सारे चीनी का उनका कारोबार था। उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को अरबों रुपए का चूना लगाया और आराम से निकल गए। और कुछ तो इल्जाम जो चीनी के मुतल्लिक है इल्जाम, वो तो पीपल्स पार्टी ने एहसन इकबाल पे लगाया और एहसन इकबाल ने पीपल्स पार्टी पे लगाया है। ये वक्त आएगा तो आप देखेंगी कि किस तरह से जो है इन्होंने मुल्क को लूटा है और उसकी इंशाल्लाह कोई इन्वेस्टिगेशन होगी। जहाँ पे लेवल प्लेइंग की फील्ड की बात है, तो एक तरफ PTI है जिसकी कयादत झेलूम है, दूसरी तरफ एक पीपल्स पार्टी है जो कह रही है, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं नवाज लीग से। अब ये किसी को समझ में नहीं आया कि नवाज लीग इनको कैसे दे सकती है। हाँ, इनकी ये जलन ठीक है, इनको ये परेशानी ठीक है कि नवाज शरीफ को या PMLN को सब जो स्टेक होल्डर्स है जिनके पास ताकत है वो उनको जो है पैम्पर कर रहे हैं और उनको पाकिस्तान बुला भी रहे हैं, तो उनको शायद वो है।
और जहां तक नवाज लीग का है तो आप देखिए कल रात को जो शादरा में इन्होंने मरियम नवाज साहिबा ने जलसा किया, उसका तो नवाज शरीफ ने नोटिस ले लिया है, क्योंकि इनके बार बार कहने के बावजूद आवाम निकल नहीं रही है। और नवाज शरीफ साहब जिसने वहां बैठ के बयानिया बनाया था एहतसाब का कि वो आएंगे और जनरल बाजवा का और जनरल फैज हमीद का एहतसाब करेंगे, तो वो तो एक ही तड़ी में वो मान गए कि नहीं नहीं मेरे बाप की तौबा, मैं तो अभी दोबारा ये बात नहीं करूंगा। अगर नून लीग फिर इस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, देखें आप कितनी सख्त तनकीद कर रहे हैं, मैं खामोशी सुन रहा हूं। ये बाप वालिद ये ना करें प्लीज, ये ना करें, ये हम नहीं करने देंगे। इज्जत के दायरे में बात करें, सख्त तनकीद जितनी करनी है करें। तो आपके लीडर को कोर्टों ने इश्तिहारी करार दिया है, मैंने नहीं। उन्होंने मुजरिम करार दिया है, मैंने नहीं। वो मुल्क से भागे हुए 4 साल से, वो पूरी दुनिया जानती है, मैं नहीं कहता। अब वो शख्स एक मुजरिम जो है, इश्तिहारी है, भगोड़ा है, उसके लिए तैयारियां हो रही है कि उसका इस्तेमाल होगा। तो ये किस तरह का हम बनाना रिपब्लिक है कि इस तरह मुजरिमों को, फिर तो जेलों में जो भी लोग बैठे हुए हैं उनको बुलाए और उनका जो है इस्तेमाल करें, उनको गुलाबों के और गुलू के हार पहनाए। तो ये एक जो हमेशा नवाज लीग का रहा है। इमरान खान को टिकटिकी पे चढ़ाएं जेल के अंदर, चढ़ाए उसको टिकटिकी पे। हम क्या बात कर रहे हैं आप? ये इमरान खान को क्या हम निकाले उसका एसी, निकाले बेड उसका, निकाले उसकी टीवी, फिर अपने लिए मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। ये क्या बात है जनाब? देखें लालचंद साहब, मैंने आपको वार्न किया है, आप जितनी सख्त तनकीद कर रहे हैं करें, बिलो द बेल्ट हिट ना करें प्लीज। मेरे कायद के बारे में आप लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, तुम्हारा ये कैदी नंबर 804 है, इसकी हम खटिया खड़ी कर देंगे इधर। ऐसा नहीं करें प्लीज। तो आपको करना है, मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे, रिक्वेस्ट कर रहा हूं एज अ सियासी वर्कर, नहीं करें इस तरह। सियासी वर्कर है तो आप अपने लीडर से कहें कि वो हमेशा सियासी वर्करों को मुसीबत में छोड़कर मुल्क से भाग क्यों जाते हैं। ये सवाल तो आपको पूछना चाहिए। यहाँ पे बेचारे सियासी वर्कर मारे खा रहे होते हैं, यहाँ पे तो ये मुशर्रफ से डील करके निकल जाते हैं, ये मुशर्रफ के पैर पड़ जाते हैं कि मुझे बाहर जाने दो, ये उसके बूट चाटने लग जाते हैं, फिर एक एग्रीमेंट करते हैं राइटिंग में और फिर वो तोड़ के वापस आ जाते हैं, फिर वो उन्हीं के साथ आके। हम नहीं कह रहे, तारीख का हिस्सा है, ये सारी चीजें एक्सेप्टेड है, इसको कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा जो मैं कोई बाहर से लाया हूं या एडमिटेड फैक्ट नहीं है। चले अभी सुन ले, अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा, हम तो 19 से हमारा तो उनसे सेटिंग हो गई थी एस्टेब्लिशमेंट से, और जो नवाज शरीफ को बाहर भेजा वो एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा, और जो हुकूमत दिलाई वो एस्टेब्लिशमेंट ने दिलवाई, जनरल बाजवा ने दिलाई। तो देखिए आपका तकिया ही जो है गेट नंबर 4 पे पड़ा हुआ है, उस पर आप सोते हैं, उस पर आप उठते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की आवाम जाग चुकी है। ये इंशाल्लाह आप इलेक्शन की मुखालफत ना करें। वाइंड अप करने बस लास्ट मिनट है मेरे पास, राजन साई साहब जी। मैं रिदा देखें बात सुने, एक तो ये जो सायरा बानू साहिबा वो तो चली गई है, मैं गुस्से में वो उन्होंने माइंडसेट दिखाया अपना। 2 मिनट पहले यहाँ एलीट क्लास की बात कर रही थी, उनको मराद क्यों मिल रही है, और जब गई है तो ये बोल के गई है कि जी फर्स्ट क्लास, हम लोग अपने आप को फर्स्ट क्लास और हमें इकोनॉमी क्लास, यानी ये है माइंडसेट। तो अब मैं ज्यादा क्या मैं बात करूं कि वो एलीट एक तरफ, यही तो लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जी हम लोग जब इक़्तिदार में आए तो फिर सब ठीक है, नहीं तो फर्स्ट क्लास और इकोनॉमी क्लास, हम लोग इनके नौकर बैठे हुए हैं इधर, हमारे घर में आटा और चीनी ये लोग पहुंचाते हैं कि हमारे इस तरह की बातें सुना के जाएं। लिहाजा आइंदा सायरा बानू प्लीज इस तरह की जो है ना मजाक नहीं करें हमारे साथ। हम इज्जतदार लोग हैं और इज्जतदार लोगों के से ही बैठना पसंद करते हैं। लिहाजा ये बात आज ये माइंडसेट आपने दिखाया ये बहुत गलत है। दूसरी बात ये है कि ये जनाब कह रहे हैं कि जी मियां नवाज शरीफ चले गए। भाई तुम्हारा जो है ना चेयरमैन पीटीआई, वो स्लो पॉइजनिंग कर रहा था, हमने पार्टी ने रो रो के मियां साहब को कहा, समाजतें की नवाज शरीफ की कि बराए मेहरबानी आप मुल्क से चले जाएं, यहां आपकी जान को खतरा है। और अभी भी वो तो पहले दिन से कह रहा था मैं वापस आऊंगा, पार्टी ने रोका हुआ था। हमारी जमहूरी पार्टी है, हमारे यहां वर्कर्स फैसला करते हैं। हम इस तरह नहीं है कि गुलाम बन के पीछे हाथ जोड़ के खड़े रहे। जो जिस वक्त खान साहब उठेंगे, जब उनका मूड होगा, जब उनकी निगाह पड़ेगी तो फिर वो होगा, वो तस्बीह फिरेगी और जन्नत आएंगे और फल्कियात के ऊपर फैसले होंगे। हम वो लोग नहीं है, हम जमहूरी नहीं है, हमारी पार्टी बोलने की आजादी है। क्या आप बात कर रहे हैं? लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही थी। लेवल प्लेइंग फील्ड किसने मांगी है? किसी ने लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मांगी है जनाब। ये आप देखें, हम सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चाहते हैं इस मुल्क में, और फ्री एंड फ्री इलेक्शंस होते रहेंगे। आप इस वक्त कह रहे हैं कि जी मियां नवाज शरीफ जो है वो हमेशा जो है वो गेट नंबर 4 की आप हमें मिसालें दे रहे हैं। गेट नंबर 4 पे तो बड़े फखर से शेख रशीद साहब ने खुद कहा है कि हम गेट नंबर 4 वाले लोग हैं, वो तो बड़े फखर से कहते हैं।
वो तो मानते हैं। आप उन लोगों की तमाम जो हमारी निकाली हुई बाकियात थी उनको तो आप गले लगा के बैठे हुए हैं। आज आप कह रहे हैं कि जी हमें आप ताने दे रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के, हमने फाइट किया है, हमने डिक्टेटरशिप का मुकाबला किया है, मार्शल लॉ का मुकाबला किया है, जेलें काटी हैं हमने। क्या बात करते हैं आप? ठीक है, सियासी जमातों की और सियासतदानों की सबकी कोई ना कोई हिस्ट्री है जी, जो कि जाति एक ही तरफ है जी, इशारा जो होता है सारे के सारे फिर एक दूसरे के ऊपर बात करते हैं जी। बहुत शुक्रिया राजन साई साहब आपका, लालचंद वली साहब आपका, शाहिदा रहमानी साहब आपका, सायरा बानो साहब तो पहले ही चली गई थी कॉल ड्रॉप करके 5 मिनट्स अर्लियर विद द प्रोग्राम। इसी के साथ जी अपनी मेजबान रसफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।